हेलो एवरीवन, ये वाला वीडियो थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे दूसरे वीडियो से। ये वीडियो होगा अनकट, जितना हो सके अनएडिटेड, अनफिल्टर्ड वीडियो होगा। आपके ही पूछे गए काफी सारे सवाल है जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना था। तो आज के इस वीडियो में आपके जितने सारे सवाल है उन पर हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ब्लैक होल क्या है। ठीक है, ब्लैक होल हालांकि हमने ब्लैक होल के बारे में काफी डिस्कस किया है, काफी सारे वीडियोस में हमने ब्लैक होल के बारे में बात किया है। ब्लैक होल का सिंगुलरिटी क्या है इस पे हमने बात थोड़ा सा कम किया है, इस पे ज्यादा बात हमने किए नहीं है, वीडियोस उतना बनाया नहीं है, तो उस पे थोड़ा हम फोकस करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट, रिलेटिविस्टिक मास क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो के नीचे सोचो एक कमेंट आया, व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मास। जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया रिलेटिविस्टिक मास क्या है, उसी के नीचे कमेंट आया है कि व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मास। इसका मतलब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया, तो रिलेटिविस्टिक मास क्या है इसको थोड़ा डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, अनफिल्टर्ड होगा। और ये वाला फॉर्मेट आपको कैसा लगता है कमेंट में वीडियो के अंत में लिखना जरूर। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, इसी तरीके से बैठ के। कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा मेरे पास, बस नॉर्मली जो भी सवाल है आपका उसी सवाल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज ब्लैक होल। देखो, ब्लैक होल के बारे में तो हमने काफी बात किया है, इसको ऐसे समझो। कहाँ से शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने जब अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जब इन्होंने फील्ड इक्वेशन दिए, ये फील्ड इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस उनके पास नहीं था। मतलब आइंस्टाइन ने इक्वेशंस तो दे दिए लेकिन उनके पास भी ये सॉल्यूशन नहीं था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, काफी सारे साइंटिस्ट आते गए उन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। वो फील्ड इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दिया, उन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए समय समय में काफी सारे साइंटिस्ट आते गए। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे कर्ल श्वार्ज़चाइल्ड। सही बोल रहा हूं मैं? कर्ल श्वार्ज़चाइल्ड। शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो वो आते हैं और आके इन्हीं फील्ड इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकालते हैं, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या हुआ, आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो इक्वेशंस है उसका एक सोल्यूशन है ब्लैक होल। श्वार्ज़चाइल्ड ये कहते हैं कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर खींच के, दबा के, कंप्रेस करके बहुत छोटा कर दोगे, बहुत छोटा इसका रेडियस कर दोगे, तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। अब कितना छोटा, इसे एक एग्जांपल के साथ समझो। चांद को इमेजिन करो, अपना मून, उसे इमेजिन करो। उस मून को अगर आप खींच के बहुत ही दबा के एक छोटे से धूल के कण जितना कर दोगे, सोचो मून कितना बड़ा है, उसका रेडियस कितना बड़ा है, उस रेडियस को खींच के अगर आप एक छोटे से धूल के कण के बराबर कर पाए, तो वो मून, वो चांद ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, वो जो रेडियस मून को दबा के हमने जिस रेडियस में बदल दिया, उस रेडियस को कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो इस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बदल दोगे तो वो चीज ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक का जो कर्वेचर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्वेचर कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है। हमारे जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितने सारे चीजें रखी हुई है, जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, ये धरती है, ये चांद है, ये सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स है, ये सूरज है, सबका अपना अपना मास है। ये सभी मास के वजह से स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो फैब्रिक बेंड हुआ हुआ है। इसका मतलब जो धरती है वो धरती स्पेस टाइम फैब्रिक में है, और स्पेस टाइम फैब्रिक में वो एक कर्वेचर क्रिएट किया हुआ है, और इसी कर्वेचर के वजह से ग्रेविटी क्रिएट होती है। अब ग्रेविटी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम ब्लैक होल बात करेंगे तो ग्रेविटी साथ साथ चलती रहेगी। पहले ग्रेविटी समझो। जो स्पेस टाइम फैब्रिक में रखी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है, उसके वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्वेचर प्रोड्यूस हुआ है। अभी इसी कर्वेचर के वजह से इसके आसपास से कोई भी चीज अगर गुजरेगा तो उसी कर्वेचर, उसी बैंड रास्ते के तरफ अपना रास्ता मोड़ देगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो सेंटर में है उसके तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि धरती के तरफ कोई भी चीज आगे गिर रही है, इसका मतलब उसी स्पेस टाइम कर्वेचर के वजह से गिर रही है। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब धरती किसी भी चीज को खींच नहीं रही है। हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का एट्रैक्शन फोर्स है, डिस्टेंस के स्क्वायर के वजह, वो सब हमें सिखाया जाता है। दो ऑब्जेक्ट के मास के वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में खिंचाव आता है, वो सही नहीं है, वो अलग है, वो न्यूटन के हिसाब से होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, आइंस्टाइन के हिसाब से। ठीक है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास बहुत ज्यादा मास हो जाएगा, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमने श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस में बदल दिया किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, उसका मास इनफाइनाइट हो जाने की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक इनफाइनाइटली बेंड हो जाएगा। मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक इनफाइनाइटली बेंड होने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज अगर इसके अंदर घुस जाए तो वो कभी भी बाहर निकल के नहीं जा सकता।
तो ब्लैक होल बनता कैसे है? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत ज्यादा मास हो, बहुत ज्यादा मास हुआ अगर स्पेस टाइम फैब्रिक में है तो वो ब्लैक होल क्रिएट करता है। मतलब ब्लैक होल ऐसा हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह जिसका मास बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट मास है, जिसकी वजह से वहां पे इतनी ज्यादा ग्रेविटी क्रिएट होती है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज वहां से निकल करके नहीं आ सकता। इवन वहां से लाइट भी निकल करके नहीं आ सकता। इसी वजह से ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल है। मानो कोई भी चीज है जिससे जिससे लाइट निकल करके आ रही है, कोई भी चीज आप आपके आसपास देखते हो, उसका कलर जो आप देख रहे हो किस वजह से? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइट रेज यहाँ पे गिर रही है, इससे ब्लू लाइट मेरे आंखों तक रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो यहाँ मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है। अब ब्लैक होल से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ सकता, कोई भी लाइट वहां से एस्केप करके नहीं आ सकता, जिस वजह से वो चीज हमें ब्लैक दिखाई देती है, यानी कि वहां से लाइट ही निकल के नहीं आ रहा, अंधेरा। समझे? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, इस स्पीड से भी लाइट वहां से वापस नहीं आ सकता, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या वहां से वापस आ सकती है जो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना? ये तो होता है कि जी ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, कोई भी लाइट की स्पीड से तो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो सोचो, लाइट अगर वहां से वापस नहीं आ पा रहा, तो हम अगर ब्लैक होल के अंदर घुस जाए तो ब्लैक होल हमें छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, हम वहां पे अटक कर रह जाएंगे। अब ब्लैक होल के बारे में और थोड़ा समझो। ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के चारों तरफ होता है एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। मतलब ये ब्लैक होल है, ये बाउंड्री है चारों तरफ ब्लैक होल का, इसे हम कहेंगे इवेंट होराइजन। अब इवेंट होराइजन के अंदर कोई भी चीज अगर घुसे तो वहां से वापस नहीं आ सकता, हालांकि बाहर से वापस आ भी सकता है, लेकिन इवेंट होराइजन का अगर कोई भी चीज क्रॉस कर ले, हम अगर इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले तो हम सीधा जाके घुस जाएंगे ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर कहा? ब्लैक होल के अंदर एकदम ब्लैक होल का सेंटर जिसे हम कहते हैं सिंगुलरिटी, यही है पॉइंट सिंगुलरिटी। अब ब्लैक होल का सिंगुलरिटी क्या है? इसे तो आज तक समझा नहीं गया है, इसे तो आज तक, है ना, इस पे बात हो रही है, काम हो रही है, चर्चा हो रही है, जिसको समझना बाकी है, लेकिन फिर भी हमें जहां तक पता है वहां तक आपको बता देता हूँ। ब्लैक होल का सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसका डेंसिटी इनफाइनाइट है और मास बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट मास है, लेकिन उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। जरा सोचो मैंने क्या कह दिया, कि जिसका कोई मास तो इनफाइनाइट है इसका, जिस वजह से ये स्पेस टाइम फैब्रिक इनफाइनाइटली बेंड हुआ है, इसके पास डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये एक पॉइंट है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब इसने किसी भी स्पेस को एक्वायर नहीं किया हुआ है। अगर स्पेस को एक्वायर नहीं किया हुआ है तो इसका मास कैसे इनफाइनाइट हो सकता है, डेंसिटी कैसे इनफाइनाइट हो सकता है? जरा सोचो इसके बारे में। और जब मैं पॉइंट कहता हूँ, सिंगुलरिटी एक पॉइंट है ब्लैक होल का, जब मैं पॉइंट कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम स्कूल में अगर टीचर बोले कि पॉइंट बना दो, तो हम क्या करते हैं? पेपर में पेन लेके एक डॉट बना देते हैं ना। ये गलत है। पॉइंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है। अगर आप डॉट बना दिए, इसी को पॉइंट सोच लिया, तो जूम करके देखो, वो पॉइंट तो एक सर्कल जैसा दिखेगा ना। अब सर्कल का तो डायमेंशन होता है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब एक ऐसा चीज जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है, ऐसा थियोरी है, अगर सिंगुलरिटी में कोई भी चीज घुस जाए, वहां से वहां तक जाके पहुंच जाए, तो वहां से कोई वापस तो आ ही नहीं सकता, उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे वो सिंगुलरिटी खुद एक पॉइंट है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, तो वहां पे अगर कोई पहुंच जाए तो उसका भी तो कुछ नहीं रहेगा, वो भी नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, हमारे जितने सारे सो कॉल्ड फिजिक्स के लॉज है उसके खिलाफ है ये चीज। तो सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट ब्लैक होल का जहां जा करके फिजिक्स के जितने सारे लॉज है हमने बनाए हैं, ये सभी टूट जाते हैं। ये सिंगुलरिटी फिजिक्स के लॉज को मानता नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम अगर वहां तक जाके पहुंच जाएंगे तो हम तो नॉन एग्जिस्टिंग पॉइंट में चले जाएंगे। हमारा एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, वहां पे अगर हम चले जाए सिंगुलरिटी में, तो वहां जाके हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा गया, जो कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। इस ब्रह्मांड से इसको एकदम नॉन एग्जिस्टिंग में नहीं ला सकते हो, इसका कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, हमेशा कंजर्व होकर रहेगी। ये चीज को फॉलो नहीं कर रहा है ये सिंगुलरिटी।
तो समझ आया, मोटा मोटा समझ आया। ये सिंगुलरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर के फिजिक्स के सारे लॉस टूट जाते हैं। हमने जितने सारे फिजिक्स के नियम बनाए हैं सभी सारे टूट जाते हैं उस सिंगुलरिटी में जाकर के। तो हमें नहीं पता सिंगुलरिटी से क्या आ सकता है बाहर निकल के। हो सकता है कि सिंगुलरिटी में एक दूसरा यूनिवर्स चल रहा हो जिसमें अलग ही रूल, अलग ही नियम, अलग ही लॉस चल रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये ब्रह्मांड को समझना काफी बाकी है। हमें हमें तो 1% भी शायद नहीं पता इस ब्रह्मांड के बारे में, है ना। हमने ब्लैक होल को डिस्कवर किया, व्हाइट होल को, ये सब चीज, बहुत सारे चीजें बाकी है। वर्म होल को डिस्कवर करना, ये बहुत सारे चीजें अभी भी बाकी है जो थियोरेटिकली तो हमारे पास है लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास नहीं है। ब्लैक होल हालांकि हमने प्रैक्टिकली देखा है। 1960 में शायद हमने ब्लैक होल का पहला फोटोग्राफ लिया था, ठीक है। पहले वो थियोरी चल रहा था कि ब्लैक होल एक सोल्यूशन है, उसके बाद हमने फोटोग्राफ भी कैप्चर किया ब्लैक होल का, ठीक है। समझ आया सिंगुलरिटी क्या चीज है। सिंगुलरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा पॉइंट है, बीच का एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास डेंसिटी इनफाइनाइट है, मास इनफाइनाइट है, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है। समझ आया। हालांकि रोटेटिंग ब्लैक होल में जो सिंगुलरिटी है वो रिंग के आकार में होगा, रिंग जैसा होगा, और नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए वो पॉइंट के आकार में होगा, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो मुझे लगता है ब्लैक होल के बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया, इतना काफी है। और कुछ याद आता है क्या मुझे ब्लैक होल के बारे में? ठीक है, रुकते नहीं हैं। अगर कुछ याद आता है तो चैनल अपना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो। इसी पे हम बात करते रहेंगे, इसी पे चर्चा करते रहेंगे। ब्लैक होल के बारे में आज बात किया तो इसके बारे में कुछ अगर छूट भी गया था तो कल बात करेंगे फिर से, कौन सी बुरी बात है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मास। इसमें काफी सारे लोगों को दिक्कत होता है, व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मास। अब रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास ये थोड़ा अलग अलग टर्म है, इसे समझना कुछ ऐसे। रेस्ट मास ये होता है इस ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास जो इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया गया हो, ठीक है, इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया गया इसी का एक्चुअल मास, इसे हम रेस्ट मास कहेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो आइंस्टाइन के जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कोई भी चीज जितना फास्ट मूव कर रहा हो उसका मास उतना ही इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा फास्ट मूव कराऊं, लाइट के स्पीड तक अप्रोच कराने की कोशिश करूं तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक्चुअल मास मतलब रेस्ट मास में कोई इंक्रीज नहीं होगा, इसका रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज होगा। रिलेटिविस्टिक मास मतलब इसके खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। समझो इसे कुछ इस तरीके से, इसे फास्ट मूव करा रहे हो, मान लो कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अभी इसे मुझे फर्दर और फास्ट मूव कराना है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, इसको मुझे और एनर्जी देना होगा पीछे से, और पुश करना होगा और धक्का देना होगा ताकि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर ले। अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मुझे पहुंचाने के लिए इसमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। किसके मुकाबले? जब मैंने दिया था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को चलाने के लिए, इसके मुकाबले मुझे और ज्यादा एनर्जी देना होगा। अब जितना फास्ट मूव कराओगे उतना एनर्जी ज्यादा देना होगा, इसको धक्का देते 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 पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, है ना। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे इस चीज को फास्टर मूव कराने के लिए। मास इंक्रीज नहीं होगा, समझो एनर्जी ज्यादा पीछे से देना पड़ रहा है। अब आइंस्टाइन का ये वाला इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, E इक्वल एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें साफ साफ यही कहता है कि एनर्जी एंड मास एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब एनर्जी मास में, मास एनर्जी में कन्वर्टेबल होता है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, फास्टर मूव कराने के लिए पीछे से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है, यही एनर्जी को हम फील करते हैं एज इंक्रीज इन मास। इसका मतलब इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम धक्का देने के लिए लगा रहे हैं, यही एनर्जी हमें फील होता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो गया है। तो इसका ये रिलेटिव है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है कि इसका मास इंक्रीज हुआ है। समझ में आया? इसमें जो एनर्जी हम लगा रहे हैं, इसी एनर्जी का हमें फील होता है कि इस एनर्जी बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका इसका मास इंक्रीज हो गया है, तभी तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है। ऐसा सोचो इसे। तो जो एनर्जी हमें लगाना पड़ रहा है, इसी एनर्जी को हम फील करते हैं, हमें परसीव होता है कि इसका मास इंक्रीज हुआ है। यही है रिलेटिविस्टिक मास।
समझ आया? आई होप आपको समझ आया हो। अभी आपके पास अगर जितने भी सवाल है इसी वीडियो से रिलेटेड या फिर दूसरे किसी टॉपिक से रिलेटेड तो सवाल पूछो। हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। कोई जितना हो सके अनफिल्टर्ड बातें करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं हम तब हम वही बातें करते हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। क्योंकि बात करते वक़्त हमें क्या होता है, मन में भी कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो करना पड़ता है। तो ठीक है, इसी तरीके से वीडियो बनाएँगे। और आप कमेंट में ये बताओ कि ये वाला फॉर्मेट जो अनफिल्टर्ड फॉर्मेट आपको कैसा लगा? हालाँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस तरीके से। और एक चीज़, हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज ना होने की वजह से मैं काफ़ी सारे वर्ड में फंबल कर जाता हूँ, इधर-उधर हो जाता हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर कर देना, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपकमिंग वीडियोज़ इसी फॉर्मेट में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।